आदाब नमस्ते दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी अमाई 4 को, जिसकी डिमांड आप लोग कर रहे थे, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम आसाम का सीन देखते हैं, जो एक बोर्ड पर पुजारी अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहा होता है। असल में ये दोनों एक मंदिर की ओर जा रहे थे, जहां आज एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था। तब पुजारी की बेटी अपने पापा से पूछती है कि हर साल ये फेस्टिवल क्यों लगाया जाता है, जिस पर पुजारी बताता है कि कई साल पहले इस गांव में एक बाघ नाम की बुरी शक्ति रहती थी, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकती है और वह किसी भी इंसान को मारकर उसका रूप ले सकती है। इसके बाद कुछ बड़े पुजारियों ने मिलकर करीब 100 साल पहले उस बाघ को कुछ रीति रिवाजों के साथ कैद कर दिया था, जिसके कारण यह फेस्टिवल रखा जाता है। तभी बातों के दौरान लड़की का हाथ कट जाता है, जिससे खून बह रहा था, और उसी समय पुजारी का चप्पू एक जगह अटक कर टूट जाता है और हम देखते हैं कि यह तो वही जगह है जहां पर बाघ को कैद किया गया था, और अब चप्पू लगने के कारण वो ढक्कन टूट गया, जिसमें से बाघ बाहर निकल आया। वहीं पुजारी की बेटी का खून पानी में भी गिरा था, जिसके कारण बाघ सीधा पुजारी की बेटी पर अटैक करता है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि पुजारी की बेटी तो पानी से मछली निकालकर खा रही है। ये देखकर पुजारी उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी पुजारी की नजर उसकी बेटी की लाश पर पड़ती है, जो पानी में बह रही थी, और पुजारी समझ जाता है कि यह सामने जो उसकी बेटी बैठी है वो बाघ है, जिसने लड़की का रूप ले लिया। अब ये बाघ पुजारी पर भी हमला करता है। उसी समय मंदिर में देवी की पूजा हो रही थी, जिससे बाघ थोड़ा कमजोर पड़ गया था। तब पंडित जी पवित्र जल छिड़ककर उस बाघ की आत्मा को एक लोटे में कैद कर लेते हैं। इस पर बाघ तड़पने लगता है कि मेरी आत्मा को छोड़ दो, पर यहां पुजारी कहते हैं कि तूने मेरी बेटी को मारा है, अब से तू ऐसे ही हमेशा के लिए मेरी बेटी बनकर रहेगा। अब बाघ की आत्मा जिसके पास होती है, बाघ उसकी हर बात मानता है, इसीलिए बाघ को पुजारी की बात माननी पड़ती है। हालांकि बाघ पुजारी पर काफी गुस्सा था। फिर पुजारी बाघ को अपने घर अपनी बेटी की तरह ही लाता है, और अपनी बीवी को भी नहीं बताता कि ये उनकी बेटी नहीं बाघ है, ताकि उसकी बीवी को दुख ना हो। अब अगले सीन में हम श्रवण नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एडवोकेट है, और वह लोगों की मदद भी करता रहता है, लेकिन उसका काम ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा। इसके बाद हमें सेल्वी नाम की लड़की को दिखाते हैं, जो कि श्रवण की बहन है, और यह 10 साल पहले श्रवण के घर से चली गई थी, क्योंकि उसे एक लड़के से प्यार था, जहां इन्होंने जाकर श्रवण की मर्जी के बिना शादी कर ली थी। पर श्रवण अपनी बहन के जाने के बाद भी उसे आज भी याद करता है। खैर, शैलवी शादी के बाद अपने परिवार के साथ काफी खुश रहती है, और शैलवी के परिवार में उसका पति, उसकी एक बेटी शक्ति और एक बेटा है, जिसका नाम उन्होंने श्रवण ही रखा है, क्योंकि शैलवी को भी अपने भाई की याद आती है, पर वह 10 साल से उससे मिलने नहीं गई। अब एक दिन शैलवी का पति जॉगिंग करने निकलता है, तो उसे रास्ते में प्रेसिडेंट का बेटा मिलता है, जो अपने कैमरे में नेचर की रिकॉर्डिंग करता था, और उससे हाय हेलो करने के बाद शैलवी का पति आगे बढ़ जाता है। फिर वहां से थोड़ा आगे आने के बाद शैलवी के पति को धुआं दिखता है, और उसे धुएं से एक हाथ आकर उसे मार डालता है। फिर अगले सीन में वही आत्मा शैलवी के पति का रूप लेकर वापस अपने घर लौट आता है, और हम समझ पाते हैं कि यह काम जरूर बाघ का है। तो अब शैलवी का पति अंदर आते ही अपने बच्चों के बारे में पूछता है, खासकर शक्ति के बारे में, जिस पर शैलवी हंस के ये बात टाल देती है कि ये जरूर मजाक कर रहे होंगे। पर तभी गांव के कुछ लोग उसे बुलाने आते हैं, और शैलवी जल्दी से उनके साथ चल देती है। थोड़ी देर में रवि रिकॉर्डिंग करते हुए शैलवी के घर के पास आता है, और वहां कुत्ता भौंके जा रहा था, इसलिए रवि अंदर देखने जाता है। तो वहां कुएं के पास तो शैलवी की बेटी शक्ति बेहोश पड़ी थी, जिसके सर पर चोट थी। वही रवि कुएं में देखता है कि शैलवी तो फांसी लगाकर मर चुकी है। लेकिन अब यहां सोचने वाली बात तो यह थी कि गांव वाले तो शैलवी को अपने साथ लेकर गए थे, क्योंकि उन्हें शैलवी के पति की लाश मिली थी। पर यहां तो असली शैलवी फांसी लगाकर मर चुकी है। इसका मतलब है कि बाघ ने शैलवी को भी मार दिया, और वहीं शैलवी के रूप में वहां गया है। इसके बाद यह खबर श्रवण को मिल जाती है कि उसकी बहन और उसका पति मर चुका है, जो सुनते ही वह तुरंत अपनी आंटी के साथ सेल्वी के गांव आता है। यहां पहुंचकर गांव वाले कहते हैं कि हमें तो आपके बारे में पता ही नहीं था,
इसलिए हम सब गांव वालों ने मिलकर ही सेल्वी और उसके पति की क्रिया कर दी। यहीं पर श्रवण को सेल्वी के पति के काम के बारे में भी पता चलता है कि वह रियल एस्टेट में पुराने घरों को रिकंस्ट्रक्ट करके अच्छे दाम में बेचता था। इसी तरह से सेल्वी के पति ने जिस घर में वह रह रहा था उसे भी बेचने का सोचा था, क्योंकि उसके सर पर थोड़ा कर्जा हो गया था और वो उसका एडवांस भी एक आदमी से ले चुका था। अब वो नहीं है तो उसके बदले पर यह डील श्रवण को ही करनी होगी। इसलिए अब डील होने तक श्रवण को इसी गांव में रुकना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शक्ति तो अभी भी कोमा में पड़ी है और उसका भाई छोटा श्रवण बिल्कुल ठीक है। हालांकि छोटा श्रवण जब खेल रहा होता है तब उसके साथ कुछ अजीब सा होता है, इसलिए वो डर के मारे अपने मामा के पास चला जाता है। तभी यहां पर माया आती है, जो कि डॉक्टर है और वह यहां के लैंडलॉर्ड की बेटी है जिसके नाम ये घर होने वाला है। और हम जान पाते हैं कि शक्ति का ट्रीटमेंट माया ही कर रही है और माया का कहना है कि इस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो क्यों ना इसी घर को हॉस्पिटल में बदल दिया जाए। अब शाम को जब छोटा श्रवण फोन पर गेम खेल रहा होता है तब उसे कुछ अजीब सी चीजें महसूस होती हैं। उसी समय वहां पर एक हाथ आकर बच्चे का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो डर जाता है। फिर वहां पर श्रवण की आंटी आती हैं और उन्हें तो पूरा एक साया दिख जाता है, जिसे देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। अब अगले दिन श्रवण अपनी बहन की कब्र पर जाकर उसे याद करने लगता है और वह कहता है कि उसकी बहन इतनी कमजोर नहीं थी जो वो फांसी लगा ले। इस पर वहां खड़ा रवि कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो कुएं में लटकी हुई थी। तब ये दोनों इस केस की इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए सीधा पुलिस थाने पर जाते हैं, पर पुलिस वाला उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि गांव में जल्द ही 10 साल बाद एक मेला आयोजित हो रहा था और उसी की सिक्योरिटी में वो बिजी था, क्योंकि इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। अब श्रवण कहता है कि वह खुद ही पता लगाएगा कि शैलवी की जान किसने ली है। तब रवि उसे अपने कैमरे की फुटेज दिखाने लगता है, जिसमें शैलवी के पति की मौत के टाइम की वीडियो थी। साथ ही रवि श्रवण को यह भी बताता है कि मैंने आपकी बहन को कुछ गांव वालों के साथ जाते हुए देखा था, लेकिन जब मैं उस कुत्ते की आवाज के पीछे गया तो वहां पर आपकी बहन ही लटकी हुई थी, जो कि काफी अजीब बात थी। खैर, अब जब श्रवण रवि के कैमरे में देख रहा होता है तो उसे एक फुटेज में एक स्वामी जी नजर आते हैं, जो शायद शैलवी के पति को ही फॉलो कर रहे थे। उसी समय हम उन्हीं स्वामी जी को देखते हैं जो मंत्र पढ़ के उसी घर के पास आते हैं, तो उनकी माला घूमने लगती है और जब वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे वह वापस लौट जाते हैं, यानी कि कोई शक्ति उन्हें अंदर आने से रोक रही है। अब इधर डॉक्टर माया शक्ति के रूम की तरफ आती है तो वहां उसे परछाई दिखती है जो तुरंत गायब भी हो जाती है और माया के साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं, जिससे माया के तो होश उड़ जाते हैं। यहां रवि और श्रवण जब घर आ रहे थे तब एकदम से कोई शक्ति इनकी कार पर हमला करती है, जिससे इनकी कार यहीं पर बंद हो जाती है। फिर श्रवण को जंगल से कुछ आवाजें आती हैं और वो उसके पीछे जाने लगता है। हालांकि थोड़ी आगे जाकर वो आवाजें गायब हो जाती हैं, पर हम देखते हैं कि यहां तो रवि को शैलवी दिख रही है और उसके साथ डरावने इंसिडेंट होने लगते हैं। फिर जब श्रवण वापस रवि के पास आता है तो यहां ना तो रवि की कार थी और ना ही रवि। तब थोड़ी आगे जाने के बाद श्रवण को रवि का कैमरा पड़ा मिलता है, जिसमें वही स्वामी जी की वीडियो थी, और यह देखकर श्रवण का शक यकीन में बदल जाता है कि जरूर इसने ही रवि के साथ कुछ किया होगा। यहां घर में माया और श्रवण की आंटी ये डिस्कस कर रहे थे कि इस घर में कोई भूत है, पर यह दोनों चुप रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि अगर यह सच्चाई बाहर आ गई तो माया इस जगह पर हॉस्पिटल नहीं बना पाएगी। अब उसके बाद माया श्रवण को लेकर उस गांव के सबसे बड़े फेस्टिवल में आती है, जो 2 दिन बाद शुरू होने वाला था, और यहां माता की बड़ी सी मूर्ति बनाई गई थी और ठीक उसी के सामने एक असुर की भी मूर्ति थी, जिस पर फेस्टिवल वाले दिन माता वार करेंगी। यहां इनकी बातों से हमें यह भी पता चलता है कि इस मेले में भारत के कोने कोने से लोग शामिल होने आते हैं, क्योंकि यह बहुत पवित्र फेस्टिवल है। वहीं हम कुछ पुजारियों को भी देखते हैं जो मेले के लिए ही आए थे, और उन्हीं में हमें वही पुजारी दिखता है जिसने मूवी की स्टार्टिंग में बाघ को कैद कर लिया था। अब जब यह पुजारी मंदिर में जाने लगता है तो मंदिर के ऊपर देखकर इसके होश उड़ जाते हैं और वह यहां से भाग निकलता है। अब इसने ऐसा क्या देख लिया था,
वह हमें आगे पता चलेगा। इधर हम श्रवण को देखते हैं जो कहीं जा रहा था, तब उसे जंगल में रवि की कार दिखती है जो पेड़ से टुकी थी और उसी पेड़ पर रवि की लाश भी पड़ी थी, जिसे देखते ही श्रवण पुलिस को बुला लेता है और प्रेसिडेंट अपनी बेटी की मौत पर बहुत रोते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद तो उसका बर्थडे था और उससे पहले ही वो ये दुनिया छोड़कर चला गया। अब यह सब होने पर पुलिस वाला श्रवण पर ही शक करने लगता है कि तूने रवि को पहले देखा, बता तूने उसके साथ क्या किया। जिस पर श्रवण कहता है कि मुझे इन सब में उस स्वामी जी पर डाउट हो रहा है जिसकी वीडियो रवि के कैमरे में है। तभी श्रवण की नजर वहीं खड़े स्वामी जी पर पड़ती है जो इन पर दूर से नजर रख रहा था, इसलिए वह जल्दी से स्वामी जी के पीछे जाता है, पर स्वामी जी तब तक वहां से भाग गए थे। फिर जब यह सब थोड़ा आगे जाते हैं तो इन्हें स्वामी जी का एक खूफ अड्डा मिलता है जिसमें कई तरह के रिचुअल हो रखे थे और वहां रवि शैलवी और शैलवी के पति की फोटोज पड़ी थी, जो यह साबित करता था कि स्वामी जी इन सब कत्लों से जुड़े हैं। साथ ही श्रवण को वहां पर शक्ति की भी फोटो मिलती है, जिससे उसे लगता है कि अब शक्ति की जान को भी खतरा है। हालांकि यह सब देखकर पुलिस वाले भी श्रवण की बात मान लेते हैं कि स्वामी जी ही इन सब मौत के पीछे हैं। वहीं हम स्वामी जी को देखते हैं जो एक पेड़ पर थे और उनके हाथ में उसी पुलिस वाले की फोटो थी। इधर छोटा श्रवण जब अकेला था तब उसके साथ डरावने इंसिडेंट हो रहे थे और हमें एक साया भी दिखता है। तभी वहां श्रवण आता है और सब नॉर्मल हो जाता है। फिर श्रवण को वहां शैलवी की एल्बम दिखती है, जिसमें श्रवण जब शक्ति की बर्थडे की फोटो देखता है तो उसको कुछ समझ आता है और वो सीधा जाकर गांव के लोगों के सर्टिफिकेट चेक करने लगता है, जिसमें उसे कुछ क्लू मिलते हैं। और ये देखकर वो सीधा माया को कॉल करके कहता है कि जाकर शक्ति की बॉडी पर चेक करो कि कहीं उसकी बॉडी पर रेड मोल तो नहीं है। फिर थोड़ी देर में श्रवण भी वहां पहुंच जाता है और यह देखते हैं कि शक्ति की पीठ पर एक रेड मोल है। फिर श्रवण माया को बताता है कि कल यानी 15 जून को शक्ति, रवि और उस पुलिस वाले का बर्थडे है और इन तीनों का जन्म 10-10 साल के गैप में हुआ था। जैसे शक्ति से 10 साल पहले रवि जन्मा था और रवि से 10 साल पहले वो पुलिस वाला। और ये वही दिन था जब यहाँ हर 10 साल पर बड़ी पूजा होती है। साथ ही इन तीनों की बॉडी पर रेड मोल है, यानी मरने वाले लोगों में बर्थ डेट और रेड मोल की सिमिलरिटी है और जो कोई भी इनकी मौत के बीच आता है वो मारा जाता है, जैसे सेल्वी और उसका पति मारे गए थे। इसलिए अब श्रवण माया को शक्ति का ख्याल रखने को कहता है और खुद पुलिस वाले को बचाने निकल जाता है। उसके थोड़ी देर बाद यहां घर पर वही पुजारी आता है जो जबरदस्ती घर में घुस जाता है और माया और श्रवण की आंटी उसे रोक भी नहीं पाते। लेकिन तभी पुजारी को अंदर एक अजीब सा साया दिखता है और वो उस पर हमला भी कर देती है। तब पुजारी उस साया से बचते बचते शक्ति के पास जाता है ताकि वह उसे मार सके और हम देखते हैं कि साये के हमले से पुजारी को जितनी भी चोटें आ रही थीं वो सब अपने आप ही ठीक हो रही थीं। हालांकि यह साय जैसे तैसे करके उस पुजारी को घर से बाहर निकाल ही देती है और यह पुजारी जाते हुए इनसे कहता है कि इस घर को आज ही खाली कर दो वरना तुम सब मारे जाओगे, जो देखकर माया और श्रवण की आंटी काफी डर गई थी। इधर श्रवण पुलिस वाले को ढूंढता हुआ जंगल में पहुंच गया था। तभी उसे मां वहीं स्वामी जी दिखते हैं जो पुलिस वाले पर रिचुअल कर रहे थे और यह देखकर श्रवण स्वामी जी से भिड़ जाता है। अब जब ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं तो पुलिस वाले की बॉडी अपने आप हवा में जाती है और फिर वह तुरंत गिरकर मर जाता है, जिस पर स्वामी जी श्रवण से कहते हैं कि तुमने रिचुअल खराब करके सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं तो इस पुलिस वाले को बचा रहा था उस बाघ से। यानी अब तक स्वामी जी उन सब मरने वाले लोगों को ही बचाने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। अब ऐसा क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा। उसी समय हम दूसरी साइड शक्ति को देखते हैं जो अब कोमा से बाहर आ गई थी। इसके बाद यहां पुलिस वाले उस आसाम वाले पुजारी के घर जाते हैं तो देखते कि यहां तो वो पुजारी और उसकी बीवी की लाश पड़ी थी, यानी जो पुजारी शक्ति को मारने गया था वो शायद बाकी था। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने स्वामी जी को भी पकड़ रखा है और आज स्वामी जी सब कुछ बताते हैं। असल में वो आसाम से हैं जिनके परिवार वालों ने ही मिलकर उस बाघ को कैद किया था ताकि वह आगे किसी की जान न ले पाए। पर कुछ ही साल पहले बाघ फिर से आजाद हो गया, जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। फिर कुछ टाइम बाद स्वामी जी ने उस पुजारी की बेटी की डेड बॉडी देखी तो वह देखते ही चौंक गए, क्योंकि उन्होंने तो पुजारी की बेटी को उनके साथ देखा था और यहीं से वह समझ गए कि यह सब बाघ ने किया है।
पर जब ये लोग पुजारी से मिलने गए तो पता चला कि पुजारी तो आसाम से जा चुके हैं, क्योंकि वह अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे, फिर चाहे वह बाकी क्यों ना हो। इसके बाद स्वामी जी पुजारी को ही ढूंढने लगे और उन्हें इस जगह की देवी मां के बारे में पता चला कि यहां की कितनी मान्यता है और उन्हें पुजारी यहां मिल सकता है। फिर वो बताते हैं कि पुजारी ने इस मंदिर की चोटी पर वो लौटा छुपा दिया था जिसमें उसने बाघ की आत्मा कैद की थी, ताकि बाघ उस लौटे से अपनी आत्मा बाहर ना निकाल पाए, क्योंकि यहां की देवी मां बहुत शक्तिशाली हैं। पर एक दिन पुजारी की बेटी यानी बाघ को पता चल जाता है कि पुजारी ने तो उसकी आत्मा मंदिर की चोटी पर रखी हुई है, इसलिए वह एक आदमी को पैसे देकर वो लौटा उतरवा लेती है, जिसके बाद वह आत्मा आजाद हो गई। यानी इसलिए वह पुजारी मंदिर की चोटी को देखकर इतना डर गया था, क्योंकि वहां पर लौटा नहीं था। फिर जब पुजारी अपने घर गया तो बाघ ने उसकी बीवी को मार दिया था, जिसके बाद उसने पुजारी को भी मार दिया और खुद पुजारी का रूप लेकर शक्ति के घर गया था, जिसे उस अजान साया ने मारकर घर से भगा दिया। इसके बाद स्वामी जी बताते हैं कि वह बाघ आत्मा हासिल करने के बाद भी शक्तिशाली नहीं बना है। उसे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए 3 लोगों की बलि देनी होगी, और वह 3 लोग हैं, रवि शक्ति और वही पुलिस वाला जिनके जन्म उसी दिन हुए थे, जिस दिन गांव में वो भव्य मेला लगता है और उनकी बॉडी पर लाल तिल भी है। अगर बाघ इन तीनों की बलि माता की पूजा होने से पहले दे देता है तो वह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, जिसे फिर कोई रोक नहीं सकता। इसलिए पहले वह बाघ शक्ति को मारने के लिए ही शैलवी के पति को मारकर उसका रूप लेकर आया था, और वह शैलवी से बार बार शक्ति के बारे में ही पूछ रहा था। तभी शक्ति शीशे में देखती है कि यह तो कोई बुरी आत्मा है। तब शक्ति अपने बच्चों को बचाने में लग जाती है और अपनी जान तक जोखिम में डाल देती है, ताकि यह आत्मा उसके बच्चों को कुछ ना कर सके। हालांकि यह बाघ शैलवी को फांसी लगाकर वहीं मार डालता है। इसके बाद बाघ ने शैलवी का रूप ले लिया और वो शक्ति को मारने वाली थी, पर वहां मौके पर गांव वाले पहुंच गए, जो उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर जब शक्ति अपनी मां को देखने कुएं पर आती है तो उसका पैर फिसलता है और उसका सिर पत्थर पर टकराने से वह बेहोश हो जाती है। अब स्वामी जी कहते हैं कि मैं काफी टाइम से इस उलझन में था, किस बाघ ने अभी तक शक्ति को क्यों नहीं मारा, और वह बताते हैं क्योंकि अभी शक्ति की मां शैलवी उसकी रक्षा कर रही है, जो आत्मा बनकर उस बाघ से भी भिड़ गई थी, लेकिन उसने शक्ति को एक आंच तक आने नहीं दी। फिर स्वामी जी कहते हैं कि बाघ 2 लोगों को मारकर थोड़ी शक्ति हासिल कर चुका है, बस अब बारी शक्ति की है, और अभी तक हमें यह भी नहीं पता कि बाघ को अब कैसे कैद किया जाए। ये सुनते श्रवण तो शक्ति को बचाने अपने घर की ओर निकल जाता है। अब इधर स्वामी जी जब लॉकअप में थे तब यहां पर बाघ हमला करती है, पर स्वामी जी अपनी पावर से उस बाघ को भगा देते हैं। इधर आज हम घर में शक्ति का बर्थडे सेलिब्रेट होते हुए देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि सेल्वी के बच्चे उसे देख सकते हैं और वो उनके साथ खेलती भी है। फिर जब यह माया स्कूटी से घर में आती है तो वो अंदर नहीं आ पाती, और उसकी आवाज सुनकर सब लोग बाहर भागते हैं। फिर जब श्रवण की आंटी उसे अंदर लाती है तो वह आराम से घर में एंटर हो जाती है, पर जैसे ही यह लोग स्कूटी को अंदर लाते हैं तो वह स्कूटी अंदर नहीं आ पा रही थी। तब श्रवण देखता है कि माया के कोट पर एक खून लगा है, जो कि बाघ का खून था, इसलिए शैलवी की आत्मा उसे अंदर आने नहीं दे रही थी। असल में माया पुलिस स्टेशन में सबकी मरम पट्टी करके आई थी, क्योंकि वहां बाघ का हमला हुआ था, और इससे यह लोग समझ जाते हैं कि बाघ अभी भागा नहीं है, बल्कि वो तो अब किसी और को मारकर उसका रूप ले चुका है। यह जानते ही श्रवण सीधा उस प्रेसिडेंट से मिलने जाता है, और यहां उसे प्रेसिडेंट की कार में स्वामी जी की लाश मिलती है, जो देखकर श्रवण समझ जाता है कि अब बाघ ने स्वामी जी को मारकर उसका रूप ले लिया। तब हमें पता चलता है कि जब स्वामी जी बाघ से लड़ रहे थे तो उसने उन्हें मारकर उसका रूप ले लिया था। फिर हम स्वामी जी यानी बाघ को देखते हैं, जो सेल्वी की कब्र के पास पहुंच गया था, और वो कुछ आदमियों से सेल्वी की बॉडी बाहर निकलवा है। असल में बाघ का प्लान था कि सेल्वी की बॉडी को जलाकर उसका संस्कार कर देगा, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी और वह आराम से शक्ति को मार पाएगा। उसके बाद बाघ मंत्र पढ़ता है, और यहां शैलवी जो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी, उसकी आत्मा वहां खींची चली आती है। फिर यहां शैलवी की आत्मा आते ही बाघ से लड़ने लगती है, और इन दोनों के बीच भयंकर फाइट होती है, पर यह बाघ कुछ बुरी शक्तियों की मदद से सेल्वी को हरा देता है, और फिर सेल्वी की आत्मा को
उसकी बॉडी में डालकर उसे जला भी देता है, जिससे उसकी आत्मा यहां से चली जाती है। तभी वहां श्रवण आता है, जो सेल्वी की आत्मा को देखकर रो रहा था, और सेल्वी जाते जाते कहती है कि भैया मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अब इसके बाद वो बाघ सीधा शक्ति को मारने घर पर आ जाता है, और अब तक ये घर वाले भी जान गए थे कि ये स्वामी जी नहीं है, बल्कि कोई आत्मा है। इसीलिए माया शक्ति को लेकर सीधा मंदिर की तरफ भागती है, जहां आज पूजा हो रही थी। तब श्रवण भी शक्ति को बचाने वहां पहुंच जाता है, लेकिन वह बाघ तो वहां भी पहुंच गया था, और श्रवण भागते भागते उस ससुर की मूर्ति में घुस जाता है, जहां बाघ आकर शक्ति को मारने की काफी कोशिश करता है, लेकिन श्रवण बार बार शक्ति को बचाए जा रहा था। फिर अहम मौके पर श्रवण शक्ति को लेकर उस ससुर की आंख से नीचे कूद जाता है, और पीछे पीछे बाघ भी उस आंख तक आता है। पर उसी टाइम पूजा संपन्न हो जाती है, और सीधा देवी मां के हाथ से त्रिशूल छोड़कर सीधा सुर की आंख में लगता है, जिसमें बाघ था, और हम